Hello students, so I am back again. I am going to continue your chapter. Name of the chapter was Public Facility and this is for the class 8th students of CBSE board. ठीक है बच्चों, तो इसका ये जो चैप्टर था पब्लिक फैसिलिटी इसके लेक्चर का पार्ट 2 आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग पेज नंबर 112 से शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि इसके स्नैपशॉट में ऊपर में कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? व्हाई शुड द गवर्नमेंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है द गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज। फॉर इंस्टांस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बिल्डिंग रोड्स आर गिवन टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। Distribution of electricity in Delhi is done by 2 private companies. However, the government must keep a close watch on these and ensure that they fulfill their commitment to reach the facilities to all people and at affordable prices. So why do you think the government must assume the overall responsibility for public facilities even if it gets private companies to do part of the job? आपको सोचना है, सोच करके देखिए। तीसरा पॉइंट है कि लुक एट योर वाटर बिल एंड फाइंड आउट व्हाट द मिनिमम रेट इज फॉर म्यूनिसिपल वाटर इन योर एरिया। डज द रेट इंक्रीज एज द यूज ऑफ वाटर इंक्रीजेज? व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट चार्जेज ए हायर रेट फॉर ग्रेटर यूज ऑफ वाटर? फाइंड आउट द वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस पीपल पे टू द गवर्नमेंट बाय टॉकिंग टू ए सैलरीड पर्सन, a person running his or her own factory, business and a shopkeeper. Share your findings in the classroom with your teacher. तो बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने ऑब्जर्वेशन को, फाइंडिंग को क्लासरूम में टीचर के साथ में शेयर करें या ना करें, लेकिन आपको अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इन सारे क्वेश्चंस पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपकी ज़िंदगी के प्रति लाइफ के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप अपने घर में बड़े भाई या बहन से डिस्कस कर सकते हैं, अपने पिताजी के साथ में समझ सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस थे इसमें? व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज, कि पब्लिक फैसिलिटी में कौन कौन सी सर्विसेज की गिनती होती है और सरकार ही इसके लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ये सोचना है आपको। अच्छा, फिर एक और बात ये है कि जब सरकार ये काम प्राइवेट कंपनीज के द्वारा करवा सकती है तो सरकार हर जगह पर ये काम प्राइवेट कंपनी से ही क्यों नहीं करवाती है? और क्या बात है कि दिल्ली की सरकार ने 2 प्राइवेट कंपनीज को हायर कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट्स के बारे में और उसके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। ठीक है, और आपको ये भी सोचना है ज़रा सा अपने मन में कि व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट मस्ट अज्यूम द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज? ऐसा क्या है कि सरकार के ऊपर में ही सारी की सारी जिम्मेवारी आती है पब्लिक फैसिलिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो भाई अगर हम सरकार को टैक्स देते हैं, अगर हमने वोट डाल करके एक अच्छी सरकार को चुना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रखा है, उन्हें सैलरी मिलती है, देन व्हाई वी शुड नॉट एक्सपेक्ट द प्रॉपर सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट? हमें उनसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करने का अधिकार तो है। सरकार आखिर है क्या? वो एक टीम ही तो है, एक मैनेजमेंट टीम ही तो है। उसमें जितने सबऑर्डिनेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, दे आर ऑफिसर्स एंड दे शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी परफेक्टली। उन्हें अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी ही चाहिए। आगे इसमें ये भी बातें बताई गई है कि आपके घर में अगर पानी का बिल आता है, पानी का बिल ही क्यों कहें, टेलीफोन का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, ये चीज़ें क्या मतलब टेलीफोन की सर्विस, पानी का बिल और ये जो बिजली का बिल है, ये सरकार की तरफ से कंट्रोल किया जाने वाला सर्विस है। तो आपको इस बिल में ध्यान से देखना है कि बिल में पर यूनिट चार्जेस क्या है। क्या किसी पर्टिकुलर महीने में बिजली का चार्ज ज़्यादा है तो क्यों है? अच्छा, उसमें जो रेट डिफाइन किया गया है, क्या उसमें कोई बाउंड्री है, कोई लिमिट है कि अगर आप इतने से इतने यूनिट तक खर्च करोगे तो रेट ये होगा और अगर इतने से ज़्यादा यूनिट बिजली खर्च करोगे तो आपको हायर रेट पर पे करना पड़ेगा? आपको ये बातें समझनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्जर्वेशन आप अपने घर में किसी बड़े के साथ में भी चर्चा कर सकते हैं।
फिर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक छोटा सा डायग्राम है, एक पाई चार्ट है, जिसमें दिखाया गया है कि ब्रेकअप ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें दिखाया जा रहा है कि जो पर्सनल टैक्स है दैट इज 16%, कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो 41% दिखाया गया है, और कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जो है ये 42% है, और 1% है अदर्स। अच्छा, एक बात डिस्कस करना रह गया था जो इस क्वेश्चन में उठाया गया है कि आपको ये भी पता करना है कि हम लोग, आपके घर के जो भी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, वेदर दे आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, क्या उन्हें किसी भी तरह का टैक्स सरकार को पे करना होता है? क्या आपके पिताजी इनकम टैक्स पेयर हैं? क्या आपकी मम्मी को भी इनकम टैक्स पे करना होता है? क्या आपके जो चाचा गांव में रहते हैं, जिनके पास में खेती बाड़ी है, उन्हें भी टैक्स देना होता है? और एनीबडी, आपके घर का कोई सदस्य अगर उसका कोई बिजनेस हाउस है, कोई बिजनेस है, तो क्या उन्हें भी टैक्स पेमेंट करना होता है? और अगर करना होता है तो इन सब के टैक्सेज अलग अलग रेट से हैं, अलग अलग शेड्यूल में हैं, अलग अलग रेंज में हैं, या सबके लिए टैक्स का स्लैब एक कॉमन रेट ही है? ये भी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। फिर मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा सा यहाँ पर मेट्रो ट्रेन का सीन दिखाया गया है, साथ में बस की सर्विस, बस में चढ़ने वाले लोगों की भीड़ को भी दिखाया गया है। तो इसे ज़रा पढ़ते हैं। बसेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज. It is the main link to the workplace for majority of the working people. With rapid urbanization, the public bus system even in the major cities has not been able to keep up with demand. As an alternative, the government has planned ambitious metro rail projects for Delhi and other metropolitan cities. Rupees 11,000 crore was spent from the government budget for the construction of the first segment of the metro rail in Delhi using the latest technology. People have pointed out that this massive expenditure could have been avoided if only a fraction of this amount was spent on the upgrading the public bus system. Would you agree? What do you think could be the solution for other regions of the India? तो इसमें ये बताया गया है कि सड़कों पर जो बसें चलती हैं ये एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसके जरिए छोटी दूरी पर, जैसे 3, 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को अगर अपने ऑफिस जाना है, घर से ऑफिस जाना है तो, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इन बसों में भीड़ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो सरकार ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और शहरीकरण में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की बातें सोच करके एक अल्टरनेटिव के तौर पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को शुरू किया। हालांकि ये बहुत ही खर्चीला प्रोजेक्ट था। सोचो आप कि 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया दिल्ली में, जब पहली बार उसमें एक हिस्से को मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। ये इस इम्प्लीमेंटेशन में 11,000 करोड़ रुपए लगे। कई लोगों का मानना है कि इतना बड़ा खर्च शायद बहुत ज़रूरी नहीं था। इसका कुछ हिस्सा अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर, बस वाले सिस्टम पर इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च किया गया होता तो भी ये ज़रूरत पूरी हो जाती। लेकिन मुझे लगता है दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, दोनों का अपना अपना इस्तेमाल है। तो इसमें ये सवाल बच्चों से भी है कि क्या आप इस बात को एग्री करते हो, और क्या यही मॉडल, मेट्रो रेल वाला मॉडल, बाकी के भी मेट्रो सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अपनाया जाना चाहिए? थिंक अबाउट इट। So now we are moving to the next topic, that is water supply to Chennai. Is it available to all? कि चेन्नई में जो वाटर सप्लाई सिस्टम है तो क्या उसके जरिए चेन्नई के सारे लोगों को पानी मिल पा रहा है? While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities. In the rest of this chapter we will read about the provision of water, which as we have seen is a public facility of great importance. तो बच्चों ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, सरकार की तरफ से समय समय पर घोषणाएं भी होती हैं, टीवी में अनाउंस किया जाता है, लेकिन हकीकत में क्या है कि अभी भी चेन्नई में आम लोगों के बीच में पानी की फैसिलिटी, पानी की सुविधा का अभाव है। उन्हें इसकी स्कार्सिटी महसूस होती है
और आगे के चैप्टरों में भी हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे सरकार ने वाटर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए प्रोविजंस बनाए हैं। और ये बात कहने की नहीं है, दोहराने का भी विषय नहीं है कि पानी की सप्लाई ये कितनी बड़ी पब्लिक फैसिलिटी है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। So water supply in Chennai, as we saw at the beginning of the chapter, is marked by shortages. Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city on an average. There are areas which get water more regularly than others. Those areas that are close to the storage points get more, whereas colonies further away receive less water. तो हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में भी देखा था, जिसमें दो बच्चे जब चेन्नई में बस से सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो अलग अलग जगहों का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वहाँ पर पानी की क्या क्या दिक्कत है। लोग तरह तरह के बर्तनों के साथ में लाइन में लगकर खड़े हैं, तो कहीं पर टैंकर आ रहा है उससे पानी ले रहे हैं। इस तरह के सिनेरियो का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। और हम लोग आगे ये भी देख पा रहे हैं कि वहाँ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा जो पानी की सप्लाई का सिस्टम बनाया गया है, इससे शहर की ज़रूरतमंद लोगों की बस आधे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पा रही है। वहाँ अभी भी कई सारे एरिया ऐसे हैं जो स्टोरेज पॉइंट के नज़दीक हैं, तो उन्हें पानी की सप्लाई ज़्यादा मिलती है, और जो कॉलोनियाँ स्टोरेज पॉइंट से दूर हैं उन्हें पानी की सप्लाई कम मिलती है। सो द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा दिक्कत और ये जो व्यवस्था में ये जो दिक्कत है, इसकी कमी की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? गरीब लोग सफ़र करते हैं। द मिडिल क्लास when faced with water shortage are able to cope through a variety of private means such as digging bore wells, buying water from tankers and using bottled water for drinking. हालांकि मध्यम वर्ग अपनी ज़रूरत का बाकी हिस्सा जो उसे सरकार की सुविधाओं से नहीं मिल पाता, पैसे खर्च करके कुछ एक और साधनों से वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। जैसे कि वो अपने लिए एक बोरिंग लगा लेगा, है ना, वो टैंकर से पानी खरीद लेगा, या फिर पीने के लिए पानी चाहिए तो बोतल वाटर खरीद करके काम चला लेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द पुअर? उन गरीब लोगों का क्या होगा? सरकार उनके लिए क्या कर रही है? यहाँ मैं एक चित्र देख रहा हूँ राइट साइड में। इन रूरल एरियाज वाटर इज नीडेड बोथ फॉर ह्यूमन यूज एंड फॉर यूज बाय द कैटल. The sources of water are wells, hand pumps, ponds, and sometimes overhead tanks. Much of these are privately owned. Compared to the urban areas, there is an even greater shortage of public water supply in rural areas. तो सरकारी सुविधाओं की, पब्लिक फैसिलिटीज़ की रीच कहाँ तक होती है? आमतौर पर ये शहरों में होती है। कई बार गांव, दूर दराज के गांव इन सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ से वंचित रह जाते हैं। वहाँ तक सरकार की पाइपलाइन, वहाँ तक सरकार की ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सही तरीके से वहाँ तक ये लाभ गांव के लोगों को नहीं पहुँचा पाता, और गांव के लोगों को इन चीज़ों के लिए बहुत सफ़र करना होता है। तो ऐसे में गांव में क्या होता है कि गांव में एक जो बड़ा वर्ग है, जो हाई क्लास वर्ग है, मुखिया है या एक धनी आदमी है, मतलब जिसके पास ज़मीनें, पैसा ज़्यादा है, या जो ओहदे में या किसी सरकारी पोस्ट में बड़ी पोजीशन पर बैठा हुआ है, उनके पास तो ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन गांव के जो सामान्य जन हैं, सामान्य नागरिक हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए बड़ी तकलीफ़ उठानी होती है। मैं इस चित्र में देख रहा हूँ कि एक महिला अपने खेत के आसपास के इलाके में ज़मीन में गड्ढा खोद करके कुएं जैसा सिस्टम बना करके पानी निकालने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम शहरी क्षेत्र से गांव की तुलना करें तो गांव में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सो अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अक्रॉस, access to safe drinking water is also available to some, and this depends on what one can afford. Once again, the wealthy means जो rich man है, जो पैसे वाले हैं, धनी लोग हैं, have more choices thanks to the booming market in bottled water and water purifiers. People who can afford it have safe drinking water, whereas the poor are again left out. In reality, therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water, a far cry from the goal of universal access to
सफिशिएंट एंड सेफ वाटर। तो क्या होता है कि कुल मिलाकर के हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारे समाज में 3 वर्ग हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास। लोअर क्लास जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, जो कि गरीब है। तो ये तीनों क्लास शहरों में भी होते हैं और गाँव में भी होते हैं, और दोनों ही जगहों में ये जो लोअर क्लास है, ये जो गरीब वर्ग है, उन्हें इन सारी सुविधाओं से बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें सुविधाएं मिल ही नहीं पाती हैं। सरकार की घोषणाओं में, अखबार में, चुनावी घोषणा पत्र में, टेलीविज़न के बड़ी-बड़ी खबरों में जहां नेताजी भाषण देते हैं या वे शिलान्यास करते हैं, वहीं तक ये सारी की सारी बातें दिखाई देती हैं कि गाँव में भी ये सुविधाएं पहुंच गई हैं। जबकि हकीकत क्या है, रियल स्टेटस क्या है कि गाँव में लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है। और गाँव में ही क्यों, शहरों में भी जो लोअर क्लास है, जो गरीब आदमी है, उन्हें इन सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ का, और इसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फैसिलिटी ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, उस चीज़ की उन्हें दिक्कत होती है। मिडिल क्लास जैसे तैसे करके पैसे से वो सारी चीज़ें खरीद लेता है, और हाई क्लास वो तो अपना पंपिंग सेट लगवा लेगा, वो पूरा का पूरा टैंकर मंगवा लेगा अपने घर पे, है ना। उन्हें भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो सफ़र करता है वो हमारा गरीब वर्ग है। और इसीलिए ये बात यहाँ पर आखिर में लिखी गई है इस पैराग्राफ में कि इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज़ ओनली पीपल विथ मनी हु हैव द राइट टू वाटर। तो हकीकत में स्थिति क्या है कि समाज का वो वर्ग जिसके पास में पैसा है, उसी के पास में राइट टू वाटर है, पानी का अधिकार है। और ये एक कड़वा सच है, जहां हमारी सरकार और संविधान में इस चीज़ की घोषणा की जाती है, चर्चा की जाती है कि हम देश के सारे नागरिकों को सफिशिएंट और सेफ वाटर प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल रेट पर। ये कहने की बात ज़्यादा है, वास्तविकता में ऐसा है नहीं। एक छोटा सा स्नैपशॉट मैं नीचे देख रहा हूँ पेज नंबर 113 पर, टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स। The shortage of water has opened up opportunities for private companies in big way. Many private companies are providing water to cities by buying it from places around the city. In Chennai, water is taken from nearby towns like Mamandar, Palur, Karungiji, and from villages to the north of the city using a fleet of over 13,000 water tankers. Every month, the water dealers pay farmers an advance for the rights to exploit water sources on their land. This is water taken away not just from agriculture but also from the drinking water supply of the villagers. Groundwater levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि चेन्नई में पानी की जो इतनी गंभीर समस्या है, पीने के पानी की और बाकी इस्तेमाल करने के लिए पानी की, इस चीज़ को मीट आउट करने के लिए सरकार ने कई प्राइवेट कंपनीज़ को काम दिया हुआ है। और प्राइवेट कंपनीज़ ने क्या किया है कि उन्होंने शहर से जुड़े हुए जो गांव हैं, शहर के आसपास के जो गांव हैं, उन किसानों के साथ उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस टाई अप किया हुआ है। और उन किसानों के पास में जो बोरिंग सेट है, पंपिंग सेट है, जिसे उन्होंने अपने खेतों के इरिगेशन के लिए लगाया हुआ है, उनसे ये प्राइवेट कंपनियां पानी खरीदती हैं, टैंकर्स में भर करके वापस शहरों में भेजती हैं। और यहाँ बताया गया है कि देयर आर ओवर 13,000 वाटर टैंकर्स, ओवर 13,000 वाटर टैंकर्स वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। 13,000 से ज़्यादा वाटर टैंकर इस काम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा फ्लीट है, समझ लो आप। तो प्राइवेट कंपनीज इन्हीं टैंकरों के जरिए गांव के किसानों से बाकी काम के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है वो भी, और फ्रेश वाटर, इवन ड्रिंकिंग वाटर, वो भी वो इन गांव के किसानों से खरीदते हैं और लेकर के शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो शहर के लोग कंज्यूमर हैं और गांव के लोग जो हैं वो पानी मतलब उसका एक तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो ज़मीन के नीचे से उनके पंपिंग सेट, बोरिंग से निकाला जा रहा है। और प्राइवेट कंपनी क्या है, वो बीच में है, इन दोनों के बीच में, जो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अंजाम दे रही है। तो प्राइवेट कंपनी किसानों को हर महीने पैसे पे करती हैं, उनसे पानी खरीदती हैं और शहरी लोगों को पानी पहुंचाती हैं।
और ये सब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि चेन्नई के गांव में, चेन्नई के शहरों में ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बहुत ही नीचे चला गया है। अगला टॉपिक है इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, कि क्या अल्टरनेटिव है सरकार के पास में, हमारे पास में, चेन्नई की इस समस्या को, वाटर शॉर्टेज की समस्या को दूर करने के लिए। सो द सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक। ये अकेले अकेले सिर्फ चेन्नई की ही समस्या नहीं है, ये समस्या आने वाले वर्षों में और भी बड़े बड़े शहरों में और भी स्टेट्स में हो सकती है। A similar scenario of shortage and acute crisis during the summer months is common to other cities of India also. The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. Also common are the great inequalities in water use. The supply of water per person in an urban area in India should be about 135 liters per day. That is about 7 buckets, 7 balti, a standard set by the Urban Water Commission, whereas people in slums have to make to do with the less than 20 liters a day per person, 1 bucket only. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 liters, 80 buckets of water per day. Oh ho, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है ना। तो ये बताया जा रहा है कि इस पैराग्राफ में कि चेन्नई वाली जो बात है कि चेन्नई में पानी की इतनी दिक्कत है, ये सिर्फ और सिर्फ चेन्नई की समस्या नहीं है। अपने देश में बाकी भी जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी गर्मियों के दिन में ये समस्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो द शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। तो शहरों में ये जो समस्या बढ़ती जा रही है, सरकार इस चीज़ को मीट आउट करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा प्राइवेट कंपनीज को पैसे दे करके मतलब पानी बेचने का, टैंकर से पानी भेजने का उपाय करती है। एक और बात इसमें ये भी बताई जा रही है कि एक बड़ी इनइक्वालिटी वाली बात है कि शहर के लोगों को, सब लोगों को पानी की मात्रा, पानी की क्वांटिटी बराबर इस्तेमाल करने को नहीं मिल पा रही है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अर्बन वाटर कमीशन, शहरी पानी आयोग, उसके द्वारा एक नॉर्म सेट किया गया है कि शहर में रहने वाले हर एक आदमी को लगभग 135 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, जो 7 बाल्टी के बराबर है। ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। लेकिन ऐसा होता क्या है? हो ये रहा है कि शहरों में जो स्लम एरिया है, झुग्गी झुपड़ी वाला एरिया है, वहाँ पर हर व्यक्ति को, हर आदमी को लगभग 20 लीटर पानी ही बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है, जो कि बस 1 बाल्टी के बराबर है। और शहरों में जो लोग लग्जरी होटल्स में रहते हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो चाहे लग्जरी होटल में रह रहे हों या अपने आलीशान बंगले में रह रहे हों, जनरली दे कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर, 80 बाल्टी पानी या 1600 लीटर पानी वो एक एक दिन में अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। तो है ना ये बड़ी चिंता की बात, दिक्कत की बात तो है ही। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of municipal water departments are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water supply. According to them, private companies can perform better. Just a minute. तो कई लोगों का मानना है कि अगर सरकार लोगों को पानी की ज़रूरत मुहैया कराने में असफल हो रही है, फेल हो रही है, तो क्यों ना सरकार ये काम प्राइवेट कंपनियों को दे दें। क्योंकि ऐसा भी सुनने को आया है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं शहरों में, ये घाटे में चल रहे हैं। तो घाटे में चलने की 2 वजह होती है कि इनकी टीम सही से काम नहीं कर पा रही होती है या सही से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे होते हैं। इसी की वजह से लोग इन्हें वाटर बिल का पेमेंट भी सही से नहीं कर रहे होते हैं। ये भी एक वजह होगी, कुछ और भी वजह हो सकती है। तो कहते हैं कि भाई क्यों ना ये काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए, which can perform this task
बेटर देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, तो कुछ फैक्ट्स पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला है, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर वेरी फ्यू इंस्टांसेज ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सरकार है, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, मोनार्की हो या फिर डिक्टेटरशिप हो, वहाँ पर ये जो पानी सप्लाई का सिस्टम है ये सरकार के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसलिए ये थोड़ी एबनॉर्मल सी बात है और ये बहुत रेयर भी है कि प्राइवेट कंपनियों को ये काम दिया जाए। सेकेंड पॉइंट, देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। और पूरी दुनिया में पब्लिक वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है इसको यूनिवर्सल एक्सेस मिला हुआ है। इसके बारे में एक छोटी सी बात यहाँ पर बॉक्स में पढ़ने को कही गई है। आई एम गोइंग टू रीड आउट। पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्री। पोर्टो एलेग्री ब्राज़ील में एक शहर है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पोर्टो एलेग्री इज ए सिटी इन ब्राज़ील। Though there are many poor people in this city, what is remarkable is that it has a far lower number of infant deaths as compared to most other cities of the world. The city's water department has achieved universal access to safe water, and this is the main reason behind the lower number of infant deaths. The average price of water is kept low, and the poor are charged half the basic rate. Whatever profit the department makes is used to improve the water supply. The working of the water department is transparent and people can have a direct say in deciding which projects the department should take up or not. Through a process of public meetings, people hear what the manager have to say and also vote on their priorities. तो ये तो बहुत ही एक स्टैंडर्ड मॉडल है और प्रेज वर्दी मॉडल है यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम का, जो कि ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्री में मेंटेन किया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है उस शहर के बारे में कि वहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी एक ख़ास बात यह है कि वहाँ पर छोटे बच्चों की मरने की संख्या बहुत ही कम है, जो कि बाकी के शहरों में है, दुनिया के बाकी के शहरों में है। अपने देश से भी कंपैरिजन हो सकता है जहाँ पर छोटे बच्चों की मरने की घटनाएं, उसकी जो संख्या है वो बड़ी एबनॉर्मल है, चिंता वाली है। तो बताते हैं कि इस शहर में पोर्टो एलेग्री में जो वाटर डिपार्टमेंट है उसने इस टारगेट को अचीव कर लिया है और वो उस शहर में रहने वाले सारे लोगों को सेफ वाटर, पानी और सुरक्षित पानी पहुंचा देने में सक्षम हैं। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। और इसी की वजह से वहाँ पर छोटे बच्चों की मरने की घटनाएं, उसकी संख्या बहुत ही कम है, बहुत सीमित है। और ये भी बताते हैं कि वहाँ पर पानी की जो कीमत है उसका जो एवरेज प्राइस है उसे कम रखा गया है। और एक और ख़ास बात कि वहाँ गरीब लोगों के लिए पानी का जो रेट है वो बेसिक रेट का हाफ होता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोग धनी हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन जो बहुत ही गरीब हैं उनके लिए आधा रेट रखा गया है। और बताया गया है कि वहाँ पर ये जो उनका डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो ये चीज़ें मैनेज करता है, उसे जो भी प्रॉफिट होता है वो उसे वाटर सप्लाई सिस्टम को इम्प्रूव करने में खर्च करते हैं। इसके साथ साथ में क्या है कि अगर वहाँ पर जो भी व्यवस्था है उस डिपार्टमेंट की वो बड़ी ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, लोग उसके बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, और अगर उन्हें कोई ख़ास बात कहनी हो तो वो वोट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस सिस्टम में ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या अगला प्रोजेक्ट ये होना चाहिए। और इस तरीके से मतलब जनता को अपनी बातें वहाँ के इस वाटर डिपार्टमेंट सिस्टम को कहने का हक है, और वाटर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी अपनी बात जनता को बतानी होती है। सो इन दैट केस दे हैव टू कंडक्ट पब्लिक मीटिंग, और लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है ना, म्यूचुअल बेनिफिट की बात है, कोऑपरेट करने की बात है कि सिस्टम काम करता है जनता के लिए, तो जनता को उनकी बात सुननी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, और जनता के लिए ही तो वो सिस्टम है। अगला पॉइंट है
Point number 3, in a few cases where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many. Cities saw huge protests, with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands. तो तीसरे पॉइंट में एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है जो कई देशों में हुआ है कि जहां पर सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि भाई नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर अमॉन्ग द पीपल। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी को अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना था, पंपिंग स्टेशन लगाना था और वाटर सप्लाई लोगों तक पहुंचानी थी। तो प्राइवेट कंपनीज ने ये काम किया तो, लेकिन प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी होती है, वो हमेशा उनके काम करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि दे हैव टू मेक प्रॉफिट। चाहे कोई भी काम हो, वो किसी भी बिजनेस में हाथ डालेंगे प्राइवेट कंपनीज वाले, दे हैव टू मेक प्रॉफिट। उन्हें प्रॉफिट चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो काम करेंगे नहीं। तो इसी तरीके से जब इस प्राइवेट कंपनीज को काम दिया गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, वाटर सप्लाई का, तो धीरे धीरे उन्होंने पानी की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी। उसका रेट इतना ज़्यादा कर दिया कि वो आम लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया। और इसके बाद धीरे धीरे शहरों में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, दंगा करना शुरू कर दिया, हड़ताल करना शुरू कर दिया। जैसे कि एक जगह का नाम दिया गया है बोलीविया का। तो आखिर में सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। दे हैव टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स, और वापस ये सिस्टम चला गया सरकार के हाथ में। अब चाहे जो भी स्थिति हो। चौथा पॉइंट है, विद इन इंडिया देयर आर केसेज ऑफ सक्सेसेज इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स, दो दीज आर फ्यू इन नंबर एंड लिमिटेड द सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क। The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. In Hyderabad, a recent report shows that department has increased coverage and improved performance in revenue collection. In Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. It has also used the services of private companies for transporting and distributing water, but the government water supply department decides the rate for water tankers and gives them permission to operate. Hence, they are called on contract. Okay? तो यहाँ अब चौथे पॉइंट में भारत के अलग अलग शहरों का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर कुछ हद तक सरकार को सफलता मिली है वाटर डिपार्टमेंट के जरिए वाटर सप्लाई सिस्टम को बैलेंस तरीके से मेंटेन करने में। लेकिन ये जो संख्या है ना, ये बहुत कम है। हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि जिस रेशियो में इसे सफल होना चाहिए, जितने शहरों में सफल होना चाहिए, वैसी बात नहीं है। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मुंबई के बारे में बताया गया है कि वहाँ का जो सप्लाई डिपार्टमेंट है वो वाटर सप्लाई करके हर महीने वाटर चार्जेस वसूल करके उन पैसों को वापस वाटर की सप्लाई के सिस्टम में ही खर्च करता है, इम्प्रूवमेंट में ही खर्च करता है, और उन्हें मतलब कि सफिशिएंट पैसे मिल जाते हैं अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को चलाने के लिए। हैदराबाद में क्या होता है, वहाँ के बारे में ये बताया गया है कि वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ गया है। मतलब वहाँ भी सरकार बिल चार्ज करती है, लोगों से पैसे लेती है पानी के, और वहाँ परफॉर्मेंस भी अच्छा है। चेन्नई के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो वाटर डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारे कदम उठाए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश में लोगों की छतों पर जो पानी बरसता है उसे पाइपलाइन के जरिए ज़मीन के अंदर एक टैंक बना करके उसमें डालते हैं और वहाँ से उन सबको कनेक्ट करके वापस धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर के लेयर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये चीज़ किया जाता है चेन्नई में। इसके अलावा चेन्नई में उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ को भी हायर किया है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है पानी को लेकर के, और वो शहरी लोगों को, गांव के लोगों से पानी ले करके पानी पहुंचाया करती है।
but the government water supply department decides the rate for water tankers and gives them permission to operate. Hence they are called on contract. मतलब वहाँ चेन्नई में प्राइवेट कंपनीज को काम तो दिया गया है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, पूरी तरह से हैंडओवर नहीं किया गया है। और वहाँ पर सरकार की भागीदारी ये है कि सरकार प्राइवेट कंपनी से काम करवाती है ना, लेकिन वाटर सप्लाई का, वाटर का जो बिल होगा, उसका जो रेट होगा, ये तय करने की जिम्मेवारी अभी भी सरकार के ही हाथ में है। तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनियां सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसपोर्टेशन का पैसे चार्ज करती हैं, उस सर्विस का पैसे लेती है ना। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर पेज नंबर 115 में नीचे जो 2 चित्र देख रहा हूँ, इसमें बताया जा रहा है कि मुंबई सबअर्बन रेलवे इज वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इट इज द डेंसेस्ट रूट इन द वर्ल्ड, attending to 65 lakh passengers daily, extending over a distance of 300 kilometers. These local trains allow people living far away from Mumbai to find work in the city. Note that the high cost of housing in cities, Mumbai city, makes it impossible for an average worker to live in the city. तो एक्चुअली में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप सब लोगों ने मुंबई के सबअर्बन रेलवे सिस्टम के बारे में सुना होगा, पैसेंजर रेलवे सिस्टम के बारे में सुना होगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशंस पर पैसेंजर ट्रेनों में जो भीड़ होती है वो बिल्कुल ही उदाहरण देने वाली बात होती है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और इसके बावजूद भी इतने ज़्यादा लोग उससे सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रोज़ की रोज़ अपने घरों से ऑफिस जा कर के काम करते हैं और फिर वापस शाम में लौटते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि ये एक वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सरकार के द्वारा मैनेज किया जाने वाला। और बताते हैं कि ये डेंसेस्ट रूट इन दी वर्ल्ड है, मतलब इस रूट में ट्रेनों की चलने की संख्या, उनका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो सबसे ज़्यादा है। और 65 लाख पैसेंजर, लगभग 65 लाख पैसेंजर, मेरे ख्याल से आज के समय में इसे कह लें 70, 75 या 80 लाख तो भी गलत नहीं होगा, रोज़ इससे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से वापस घर, ऑफिस नहीं मतलब कि काम करने की जगह। और कुल मिलाकर के ये जो नेटवर्क है सबअर्बन रेलवे सिस्टम मुंबई का, जिसमें इतने सारे पैसेंजर यात्रा करते हैं, ये लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में है। सो दीज लोकल ट्रेन्स अलाउ पीपुल लिविंग फार अवे फ्रॉम मुंबई टू फाइंड वर्क इन दी सिटी। और ऐसा है क्यों? एक्चुअली में मुंबई एक समय में देश की आर्थिक राजधानी, अभी भी मेरे ख्याल से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ही है। अपने देश का जो बहुत सारा इकोनॉमिकल, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मुंबई हैं। मुंबई में बहुत भीड़ भी है। तो मुंबई में रहने के लिए आजकल के समय में अगर किसी को नया घर खरीदना हो या रेंट पर नया कमरा लेना हो तो ये बहुत ही कॉस्टियर अफेयर है। वहाँ पर घर, ज़मीनें, मकान रेंट बहुत मुश्किल है, बहुत हाई रेट है इसका। तो इसी की वजह से लोग मुंबई के आसपास के इलाकों में रहते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ करके वो मुंबई काम करने आते हैं और शाम में वापस लौट जाया करते हैं। इसीलिए ये जो वहाँ का सबअर्बन रेलवे सिस्टम है, इतनी ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें रन करता है और उसमें 65 लाख से ज़्यादा पैसेंजर रोज़ यात्रा करते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 116 पर भी मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। वैसे पेज नंबर 115 पर कुछ सवाल हैं। डिस्कस द मेन आइडियाज इन दी सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई। वो जो 4 पॉइंट थे ना, जिसमें ये सोचने की बात थी और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए गए थे कि क्यों ना प्राइवेट कंपनीज को वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया जाए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? What are your ideas? What are your suggestions to improve the water supply system all over India? Okay. अगला सवाल है, Do you think it is also important to conserve resources like water and electricity and to use more public transport? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसमें आप सब बच्चों का काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि अगर आज के समय में आप
इस रिसोर्सेज को, वाटर को और इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दोगे, इसका किफ़ायती इस्तेमाल करोगे, उतना ही इस्तेमाल जितना ज़रूरी है, तो आगे चल कर के हम अपने देश में इन सारी समस्याओं को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब मैं पेज नंबर 116 पर हूँ। यहाँ देखता हूँ कि यहाँ जो एक चित्र दिया गया है उसकी हेडिंग में है एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का मतलब है कि शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था कैसे हो, वहाँ पर लैट्रिन और यूरेनिल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि लैट्रिन्स फॉर अस, they exclaimed in astonishment, we go and perform our functions out in the open. Latrines are for you big people. लिखा है महात्मा गांधी रिकाउंटिंग अनटचेबल्स ग्रीवांसेज, राजकोट सैनिटेशन कमेटी, और इसका जो समय है पीरियड है 1896, 1896 की बात है, जब महात्मा गांधी राजकोट में थे, गुजरात में थे, और वहाँ पर वो उन लोगों की बातें सुन रहे थे जिन्हें हरिजन कहा जाता है, या जिन्हें मैला ढोने की प्रथा, मतलब वही काम ही करना होता था। तो उन लोगों ने महात्मा गांधी से अपनी बातें क्या कही कि हम लोगों के लिए लैट्रिन की व्यवस्था होगी। आश्चर्य में उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग तो बस खुले में जाते हैं और इसे करके चले आते हैं। साथ में तीसरी लाइन में ये भी है कि लैट्रिन्स आर फॉर यू बिग पीपुल, कि ये चीज़ जो है, शौचालय जो है, ये तो आप बड़े लोगों के लिए है। ऐसा कहा था उन लोगों ने जो लोग मैला ढोने का काम करते थे, जो लोग अनटचेबल्स, अस्पृश्य, SC ST कैटेगरी के लोग थे, जिन्हें गांधी जी ने नाम दिया था हरिजन। So besides safe drinking water, sanitation is a must in prevention of waterborne disease. However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water. Official figures for 2001 show that 68% of the households in India have access to drinking water and about 36% have access to sanitation, that is, toilet facilities within the premises of their residence. So once again, it is the poor, both in the rural and urban areas, who lack access to sanitation. तो बच्चों यहाँ पर फिर से एक बात बताई गई है कि साफ पानी, स्वच्छ पानी पीने को मिले, इसके अलावा सैनिटेशन, साफ सफाई, स्वच्छता, ये भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों में पानी से संबंधित बीमारियां होती हैं, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ है, ये पानी की समस्या, साफ पानी पीने की समस्या, उसकी उपलब्धता की जो समस्या है, उससे भी बड़ी समस्या है ये। However, the sanitation coverage in India is even lower. नहीं, यहाँ पर ये बताया गया है कि पानी की समस्या से छोटी समस्या है ये। फिर भी ये जो ऑफिशियल फिगर हैं 2001 के, वो बताते हैं कि भारत में जो लोग घरों में रहते हैं उसमें से 68% लोगों के पास में पीने की पानी की सुविधा है, जबकि 36% लोगों के पास में सैनिटेशन की सुविधा है, मतलब उनके घर या घर के आसपास में टॉयलेट, लैट्रिन बने हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे लोग हैं, 36% के बाद कितने बचे? 64। उतने परसेंट लोग में कौन आएंगे? उतने परसेंट लोग में वे लोग आएंगे जो गरीब लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं और उनके पास में सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। इसका मतलब वे जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर उनके घरों के आसपास में टॉयलेट नहीं है, लैट्रिन नहीं है, एंड दे हैव टू गो आउट फॉर परफॉर्मिंग सच फंक्शंस। उन्हें बाहर जाना होता है, खुले में जाना होता है, और इसी की वजह से उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी होती है। अच्छा बच्चों, आप सब लोगों को याद होगा कि ये इस चीज़ को लेकर के अक्षय कुमार ने भी एक फिल्म बनाई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, है ना। तो मैंने बस जरा सा हिंट दिया है, आप सोचो। आगे देखते हैं। सुलभ, A non-government organization has been working for 3 decades to address
the problems of sanitation facing low caste, low income peoples in India. It has constructed more than 7,500 public toilet blocks and 1.2 million private toilets, giving access to sanitation to 10 million people. So the majority of the users of Sulabh facilities are from the poor working class. तो बच्चों यहाँ बताया जा रहा है सुलभ इंटरनेशनल के बारे में। सुलभ इंटरनेशनल जिसके जो हेड रहे हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम बिंदेश्वर पाठक है। मैं इनके बारे में भी डिटेल्स एक क्लिपिंग या विकिपीडिया का डिटेल इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा। तो सुलभ इंटरनेशनल एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पीछे के 30 सालों से इस समस्या पर काम किया है। जो आवाज़ महात्मा गांधी जी को सुनाई दी और उसके बारे में उन्होंने कुछ कदम उठाए, कुछ सरकार ने उठाए, उस चीज़ को बड़े बोल्ड तरीके से, बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से बिंदेश्वर पाठक जी ने, जो सुलभ इंटरनेशनल के हेड रहे हैं, उन्होंने पीछे के 30 सालों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि जो हमारे देश का लो कास्ट, नीची जाति के लोग हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, कि उनके पास में भी सैनिटेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके घरों के पास में भी टॉयलेट्स होने चाहिए, लैट्रिन्स होने चाहिए।